अर्जुन और शीतल की शादी को 8 महीने हो गए थे। अर्जुन पढ़ा लिखा, स्मार्ट और चालाक लड़का था जो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, जबकि शीतल सीधी सादी मासूम गांव की लड़की थी जो कि ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन घर के कार्यों में एकदम कुशल थी। अर्जुन शुरू से ही अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो उसके जैसी पढ़ी लिखी और मॉडर्न नहीं थी। उसने तो बस अपने माता पिता के कहने पर उससे शादी कर ली थी। सुनिए जी, ये लीजिए आपकी कॉफी। कॉफी पीने के बाद आप फिर नहा लीजिए। मुझे कब क्या करना है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, समझी? चलो अब जाओ और मेरा ब्रेकफास्ट रेडी करो, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। शीतल उदास होकर रसोई में चली जाती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। कुछ देर बाद जब अर्जुन नहाकर ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर आता है तो ब्रेकफास्ट देखकर गुस्सा हो जाता है। ओफो, ये क्या है? सुबह सुबह मूली के पराठे? यू जाहिल गवार, तुझे कितनी बार कहा है ये तेरा गाँव नहीं है जहाँ तू सुबह सुबह इतना भारी नाश्ता बना देती है। ये शहर है और यहाँ लोग ब्रेकफास्ट में ऑमलेट, ब्रेड, टोस्ट ये सब खाते हैं। रहने दो, मुझे नहीं खाना तुम्हारा ये जाहिलों वाला खाना। जी वो घर में ब्रेड बटर खत्म हो गए थे, इसलिए जल्दी जल्दी में मूली वाले पराठे बना दिए थे। हाँ तो खत्म हो गए थे तो बाजार से ले आती, और सारा दिन घर में पड़े पड़े करती क्या हो तुम? इतना भी ध्यान नहीं रख सकती क्या? जी वो कल बाथरूम में मेरा पैर फिसल गया था, मेरे पैर और कमर में मोच आ गई थी जिस कारण मैं बाजार नहीं जा पाई। रहने दो, ये सब नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। सिर्फ शक्ल से मासूम दिखती हो लेकिन हो एकदम नौटंकीबाज। सुबह सुबह मूड ऑफ कर दिया। गुस्से में अर्जुन ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन काफी देर होने तक भी जब अर्जुन घर नहीं आता तो शीतल उसे फोन करती है। सुनिए जी, आज काफी देर हो गई, आप अभी तक घर नहीं लौटे। जी बहुत घबरा रहा था। ओह, इस नौटंकी की ड्रामेबाजी फिर से शुरू हो गई। अरे ऑफिस में हूँ, जरूरी काम है, बड़ा टाइम लग जाएगा आने में। अब दोबारा फोन मत करना, मैं जरूरी काम कर रहा हूँ, समझी? ये कहकर अर्जुन फोन काट देता है। तभी सुनैना नाम की लड़की पीछे से आकर उसकी बाहों में बाहें डालकर कहती है, खूब बेवकूफ बनाते हो तुम अपनी पत्नी को। डार्लिंग, इसलिए तो उस बेवकूफ से शादी की है ताकि उसे हमारे अफेयर के बारे में कुछ पता भी न चले और हम दोनों यहाँ एक दूसरे के साथ मजे उड़ाते रहे। अर्जुन ने शीतल से झूठ बोला था। अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक क्लब में बैठा हुआ था। उधर पति के इंतजार में भूखी प्यासी बैठी शीतल अपने पति का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते उसे रात के 1 बज गए। 1 बजे अर्जुन घर लौटा तो, जी आ गए आप, अब आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने दोस्तों के साथ खाकर आया हूँ। वैसे भी तुम्हारे हाथ का बेस्वाद खाना खाकर मुझे अपने मुंह का स्वाद थोड़ी ना खराब करना है। चलो हटो मेरे रास्ते से। अर्जुन अब सोने चला जाता है और शीतल रोते हुए भूखी प्यासी ही सो जाती है। अर्जुन शीतल की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता था। वो तो देर रात घर आता और सुबह जल्दी निकल जाता, और छुट्टी वाले दिन भी कोई न कोई बहाना बनाकर घर से निकल जाता और सुनैना के साथ कभी मूवी तो कभी मॉल चला जाता। शीतल बेचारी सारा दिन घर के कामकाज में जुटी रहती और छुट्टी वाले दिन भी अपने पति का समय पाने के लिए वो तरस जाती। लेकिन अर्जुन था कि शीतल की तरफ देखता ही नहीं था, उसे तो बस मॉडर्न लड़कियां ही भाती। वाह सुनैना डार्लिंग, इन कपड़ों में तो तुम आज कहर ढा रही हो, क्या कमाल लग रही हो। रियली, थैंक यू सो मच। वैसे अर्जुन, बहुत दिनों से तुम मुझे शॉपिंग के लिए नहीं लेकर गए। मेरी फ्रेंड है ना शनाया, वो बता रही थी कि जीआईपी मॉल में बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस आई हैं। मुझे शॉपिंग के लिए ले चलो ना प्लीज। हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ले चलूंगा। अर्जुन अपना वक्त और पैसा दोनों सुनैना पर ही लुटाता है। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक रोज उनके दरवाजे पर डोरबेल बजती है। शीतल दरवाजा खोलती है तो उसके सामने उसके सास ससुर खड़े होते हैं, जिन्हें देख शीतल बहुत खुश होती है क्योंकि वो उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। कैसी हो बहू, तुम्हें देखने को तो आंखें तरस गई थी। शीतल उनके पांव छूती है और उन्हें घर के अंदर ले जाती है। फिर कुछ देर बाद, ये नालायक तुम्हारा ध्यान भी रखता है या नहीं? अरे नहीं माँ बाबूजी, मैं तो इसका खूब ध्यान रखता हूँ, इसे किसी चीज की कमी नहीं होने देता। और तो और हर हफ्ते आपकी बहू को घुमाने और शॉपिंग पर लेकर जाता हूँ, वो अलग, बिल्कुल रानी बनाकर रखता हूँ इसे। चाहो तो पूछ लो अपनी बहू से। क्यों शीतल, सच कह रहा हूँ ना मैं। ये सुनकर शीतल हैरान रह जाती है क्योंकि ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं था जैसा अर्जुन बोल रहा था। लेकिन फिर भी अपने पति की बात में हाँ मिलाकर वो हामी भर देती है। फिर कुछ देर बाद, ये लीजिए माँ बाबू जी, आपके लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। वाह बहू, तेरे हाथ की कचौड़ियाँ खाकर तो मन खुश हो गया। पता है हम इन कचौड़ियों को खाने के लिए कितना तरस गए थे। हाँ, जब से तो इसके साथ शहर आई है तब से तेरे हाथ का खाना खाने के लिए तरस गए थे हम। तो अब पेट भरकर कचौड़ियाँ खाइए आप। इसके बाद आपके लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने में बना दूंगी। फिर कुछ देर बाद, अच्छा माँ बाबूजी, आप लोग आराम करिए, मैं ऑफिस चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। जी ये लीजिए आपका टिफिन। थैंक यू सो मच मेरी लवली वाइफ। अपने पति का ये बदला रूप देखकर शीतल हैरान थी, लेकिन उस रोज वो खुश भी बहुत थी
क्योंकि आज से पहले अर्जुन ने कभी उससे इतने प्यार से बात नहीं की थी। अर्जुन ऑफिस चला गया। अब वो समय से घर भी आ जाता क्योंकि उसे लगा था कि उसके माता पिता कुछ दिन रहकर वापस गांव चले जाएंगे, इसलिए वो उनके सामने अच्छा पति होने का दिखावा कर रहा था। वो शीतल के लिए कभी उपहार ले आता तो कभी उन सबको खाने पर बाहर ले जाता, लेकिन कहते हैं ना, इंसान अपनी फितरत से बाज नहीं आ सकता। यही हाल अर्जुन का भी था। शुरू के कुछ दिन तो वो उसके साथ अच्छे से रहा, लेकिन धीरे धीरे वो पहले की तरह ही उसके साथ पेश आने लगा। एक रोज वो एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी उफ, ये कैसी सब्जी बनाई है, नमक तो बिल्कुल भी नहीं है, न जाने ध्यान का रहता है तुम्हारा। अरे बेटा, आज सब्जी मैंने बनाई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने सब्जी बना दी। क्या माँ आप काम कर रही थी और ये महारानी आराम कर रही थी? अरे नहीं बेटा, ये बेचारी तो हमारी बहुत सेवा करती है और हमें कुछ काम भी नहीं करने देती। वो तो आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। जी, वो कल रात बुखार आ गया था इसलिए सुबह आंख ही नहीं खुली। मैंने तो अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी नौटंकी। हाँ, उस रोज अर्जुन का ये रूप देख उसके माता पिता भी हैरान थे, लेकिन अगले ही कुछ दिनों में भी वो ऐसे ही शीतल से पेश आता जिसे देख उसके माता पिता हैरान थे। फिर एक रोज शीतल कॉफी लाकर उसे देती है, जिसका एक घूंट पीते ही वो कॉफी अपनी पत्नी के ऊपर गिरा देता है। ये भी कोई कॉफी है, कितनी ठंडी। तभी वहाँ दीनालाल जी आ जाते हैं। बस बहुत हुआ, शीतल बहू अपना सामान पैक कर लो, तुम कल सुबह ही हमारे साथ गांव चल रही हो। जब तक इसे तुम्हारी कद्र नहीं हो जाती, इसे अकेले ही रहने दो यहाँ पर। ये मासूम है, इसका मतलब ये नहीं कि तो इसकी मासूमियत का फायदा उठाएगा। शीतल अपने सास ससुर के साथ गांव चली जाती है। अब अर्जुन को रोज ऑफिस के लिए देर हो जाती, क्योंकि ना तो उसे खाना बना बनाया मिलता, ना ही कपड़े प्रेस किए हुए, जिस कारण उसे हर काम खुद ही करना पड़ता और उसे ऑफिस जाने के लिए देर हो जाती और अक्सर बॉस से डांट सुननी पड़ती। वो सुनैना को अपने घर पर रहने के लिए बुला लेता है, लेकिन सुनैना तो उल्टा अपना काम भी उसी पर थोप देती। डार्लिंग, मेरे लिए कप कॉफी बना देना, और हाँ, ब्रेकफास्ट में मेरे लिए पोहा ही बनाना। इन बातों को लेकर अब उनमें लड़ाई होने लगी और यहाँ तक कि एक रोज तो उसने अर्जुन पर हाथ भी उठा दिया। अब अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो धक्के मारकर सुनैना को घर से निकाल देता है, साथ ही उससे सभी रिश्ते भी खत्म कर लेता है। वो अगले दिन की पहली ट्रेन पकड़कर ही अपनी पत्नी को लेने गांव चला जाता है और उससे अपने किए की माफी मांगता है। शीतल भी उसे माफ कर देती है। अब वो अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहता है। कमला, मैंने सुना है कि वो शर्मा जी की बहू ने अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया है। क्या करे जी, आजकल की बहुओं को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो कैसे निकलेगी। अब उस शर्मा जी की बहू को ही लगा लो। सच कहूँ तो आजकल की बहुओं को देखकर तो मुझे बड़ा ही डर लगता है। मैं तो अपने आलोक के लिए गांव की सीधी साधी लड़की लाऊंगी। आजकल लड़कों का भी कुछ भरोसा नहीं। शहर में नौकरी करता है, न जाने कभी किसी शहरी मैडम को ही ब्याह कर ले आए। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए जी, ऐसा सोचकर भी मेरा जी घबरा रहा है। आप जल्द से जल्द उसके लिए गांव की कोई संस्कारी लड़की ढूंढिए। इसमें ढूंढना क्या कमला, भूल गई। आलोक जब 3 साल का था तभी मैंने उसकी शादी दूसरे गांव में रहने वाले अपने दोस्त धर्मराज की बेटी गट्टो से तय कर दी थी। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, बचपन में उसका रंग काला था। अगर कहीं अभी भी वैसी ही हुई तो मेरा मतलब है, अगर आलोक इस रिश्ते के लिए नहीं माना तो। अब कोई माने या ना माने, मेरे बेटे की शादी उसी के साथ होगी। मैंने अपने मरे हुए दोस्त को वादा किया है और अब मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। हस्तिनापुर गांव में रहने वाले राजेश्वर ने अपने बेटे की शादी बचपन में ही तय कर दी थी। उस लड़की का नाम गट्टो था। वो अपनी माँ के साथ सागरपुर गांव में रहती थी। वो दिखने में काली थी। उसकी चोटी टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ खड़ी रहती थी, जबकि आलोक दिखने में गोरा चिट्टा लंबे कद वाला हैंडसम लड़का था, जो कि मुंबई शहर में नौकरी करता था। एक रोज जब आलोक एक हफ्ते की छुट्टी लेकर गांव आता है तो उसके पिता उससे गट्टो का जिक्र करते हैं और उसकी शादी गट्टो से करवाने के लिए कहते हैं। नहीं बाबूजी, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। बचपन में तय किए गए इस रिश्ते को मैं नहीं मानता। मुझे शहरी लड़की से शादी करनी है। गांव की लड़की से शादी करके मुझे अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी। उसके इनकार करते ही राजेश्वर को सदमा लगता है और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए आलोक गट्टो से शादी कर लेता है। एक रोज वो आलोक को शेविंग करते हुए देखती है, जिसे देख उसे लगता है कि ये गोरे होने की क्रीम है और वो सोचती है, ओह, तो ये है वो क्रीम जिसको लगाकर आलोक जी इतने गोरे हुए हैं। अब तो मैं भी इसे लगाऊंगी। आधी रात को गट्टो वो क्रीम अपने फेस पर लगाकर सो जाती है। रात को जब आलोक को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए उठता है तो वो डर के मारे चिल्लाता है, भूत
भूत! अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहा है? माँ, अंदर कोई चुड़ैल है, चुड़ैल! मुझे चुड़ैल से बचा लो, मुझे उससे बहुत डर लगता है। तभी गट्टू बाहर आती है। उसे देख सभी चिल्ला पड़ते हैं। अरे माँ, मैं हूँ आपकी बहू गट्टू। गट्टू कभी खाना बनाती तो या तो सब्जी जला देती या तो कभी प्रेस करते हुए आलोक के नए कपड़े जला देती। उसकी हरकतों से आलोक परेशान हो जाता है और कुछ दिनों बाद वो वापस अपनी नौकरी पर चला जाता है। लेकिन शहर पहुंचने के बाद वो एक बार भी गट्टू को फोन नहीं करता और न ही उसकी खबर लेता। गट्टू ने अपनी सास से इतने दिनों में बढ़िया खाना बनाना सीख लिया, साथ ही घर के सभी काम सलीके से सीख लिए। लेकिन वो कुछ दिनों से उदास रहने लगी। उसे उदास देख कमला ने उससे कहा, क्या हुआ गट्टू बहू, आलोक की याद आ रही है क्या? जी माँ जी। तो तू उसके पास शहर क्यों नहीं चली जाती? देख, अभी तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, जितना एक दूसरे के साथ समय बिताओगे उतना अच्छा रहेगा, और तभी तो मैं भी जल्दी से दादी बन पाऊंगी। क्या माँ जी, आप भी? ठीक है, आप कहती हैं तो मैं कुछ दिनों के लिए शहर चली जाती हूँ, लेकिन मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, आप भी मेरे साथ चलिए। अच्छा अच्छा ठीक है। उधर शहर में आलोक को अपनी ही कंपनी की मैनेजर नैना से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ शादी करके उसके घर में ही रहने लगता है। नैना मॉडर्न, बोल्ड और खूबसूरत शहरी लड़की थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती बिगड़ी हुई लड़की थी। आलोक उसके साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था। गट्टू अपनी सास कमला के साथ बस पकड़कर शहर पहुंच जाती है और वो आलोक के बताए हुए पते पर पहुंचती है, जहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि आलोक अब वहां नहीं रहता। कि तभी आलोक अपनी कार से घर जा रहा होता है और उसकी नजर उन दोनों पर पड़ती है। माँ, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हाँ आलोक, हम सुबह से तेरा घर ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो तूने पता दिया था उन्होंने कहा तू अब वहाँ रहता ही नहीं है। हाँ माँ, अब मैं कहीं और रहता हूँ। आलोक उनको अपने साथ घर ले जाता है, जहाँ नैना हाथ में वाइन का गिलास लिए उससे पूछती है, अरे आलोक, ये इन दो जोकरों को कहाँ से उठा लाए? सर्कस गए थे क्या? नैना, ये मेरे दोस्त की माँ और बीवी है, काम की तलाश में गाँव से आई है, और हमारी मेड भी तो गाँव गई है ना, तो तब तक इन्हें ही काम पर रख लेते हैं। आलोक की बातें सुनकर कमला और गट्टू हैरान रह जाती है। आलोक उन्हें अकेले में जाकर समझाता है, माँ, ये मेरी बीवी है और मैं इसी के घर में रहता हूँ, और जब तक आप दोनों यहाँ हो अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो अपने बेटे का मरा हुआ मुंह देखोगी। गट्टू और कमला चुपचाप उस घर में रहकर घर का सारा काम करते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक रोज, हे राम, इतने सारे बर्तन! जब उस बड़ी सी मशीन में कपड़े धुल सकते हैं तो फिर ये बर्तन क्यों नहीं? मैं एक काम करती हूँ, अभी के अभी जाकर वो सारे बर्तन धो देती हूँ। गट्टू वो सारे बर्तन वॉशिंग मशीन में डाल देती है और मशीन में से जोर जोर से धड़ाम धड़ूम की आवाज आने लगती है और फिर एक जोरदार आवाज के साथ वॉशिंग मशीन की मोटर जल जाती है। हे यू इडियट, तुम्हें किसने कहा इसमें बर्तन धोने को? गंवार कहीं की हमारा नुकसान करवा दिया। लेकिन मुंबई शहर में काम वाली आसानी से मिलती नहीं है, जिस वजह से नैना उसे घर से नहीं निकालती। रिसेशन के चलते आलोक की नौकरी चली जाती है और अब वो भी घर पर ही रहता। नैना एक शाम ऑफिस से थकी हारी घर आकर सोफे पर बैठ जाती है और फिर आलोक को बुलाकर उससे कहती है, आलोक डार्लिंग, मेरे जूते उतार दो प्लीज। वहाँ खड़ी कमला और गट्टू सब देख रही होती है। आलोक हिचकिचाते हुए उसके जूते उतारता है, तभी वो चिल्लाकर कहती है, सॉक्स क्या तुम्हारा बाप आकर उतारेगा? बेचारा आलोक शर्मिंदा होकर वो सब कर देता है। जहाँ नैना हर वक्त आलोक का तिरस्कार करती, तो वहीं गट्टू आलोक का खूब ख्याल रखती। धीरे धीरे आलोक के मन में नैना के लिए नफरत और गट्टू के लिए प्यार जागने लगा। एक दिन कमला ने गट्टू से कहा, बहू, अगर हमें अपने पति को अपनी ओर आकर्षित करना हो तो घर के काम के साथ साथ खुद पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर कमला गट्टू को पास के पार्लर में ले जाती है, जहां वो उसका मेकओवर करवाती है और उसकी टेढ़ी चोटी अब लंबे खुले चमकदार बन गए थे। अब वो काफी सुंदर दिखने लगी। आलोक ने जब उसे ऐसे देखा तो वो उसे देखते ही रह गया। अगले दिन करवा चौथ होता है। गट्टू आलोक के लिए व्रत रखती है, जबकि नैना ने व्रत नहीं लिया होता। ये व्रत का ढोंग किस लिए गट्टू? और वो भी उस आदमी के लिए जो तुम्हें छोड़कर भाग गया। अरे मैं तो कहती हूँ ऐसे आदमी को बीच चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। नहीं नहीं मेम साहब, ऐसा मत कहिए। वो बुरे हैं, भले हैं, जैसे भी हैं, मेरे पति हैं। बुरा है, भला है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। हो मेरा पति मेरा देवता है। शाम को कमला गट्टू से कहती है, बहू देख तो चांद निकल आया है, अब व्रत तोड़कर कुछ खा ले बहू। नहीं माँ जी, जब तक वो मुझे अपने हाथों से पानी नहीं पिलाएंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी।
आलोक ने गट्टू को जैसे ही अपने हाथों से पानी पिलाया तो उसे नैना ने ऐसा करते देख लिया। आलोक, क्या है ये सब? अच्छा, अब मैं समझी। मैं सारा दिन ऑफिस में रहती हूँ और तुम सारा दिन घर पर पड़े रहते हो।